चलो शब्दावली निकालो। विलोम शब्द निकालो। पेज संख्या 34 अभ्यास सेट 2। पहला शब्द है निस्सार। निस्सार का अर्थ होता है सारहीन, जिसमें कोई सार ना हो। इसका विलोम हो जाएगा संसार। संसार मतलब जिसका कोई सार हो या कोई आधार हो। अगला शब्द है निरत। निरत का मतलब होता है लीन या किसी चीज में लगा हुआ। जैसे हम कहते हैं वह पढ़ाई में निरत है, मतलब पढ़ाई में लीन है, लगा हुआ है। इसका विलोम हो जाएगा विरत। विरत मतलब मुक्त या किसी चीज से न लिप्त हो, जो किसी में लिप्त ना हो या अलग हो। अगला शब्द आता है क्रिया। क्रिया किसी काम को करना। इसका विलोम हो जाएगा प्रतिक्रिया। जो काम किया गया है उसके बदले में जो किया जाए वो क्या कहलाएगा? प्रतिक्रिया। अगला शब्द है काल्पनिक। काल्पनिक कहते हैं जो कल्पना से बनाया गया हो या सोच में हो। इसका विलोम हो जाएगा वास्तविक। वास्तविक कहें, यथार्थ कहें, ठीक है। अगला शब्द है विपुल। विपुल का अर्थ होता है बहुत अधिक या बहुत ज्यादा। इसका विलोम हो जाएगा स्वल्प। स्वल्प मतलब बहुत कम या बहुत थोड़ा। अगला शब्द है यौवन। यौवन कहते हैं जवानी को, ठीक है। इसका विलोम हो जाएगा जरा। जरा मतलब बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था। अगला शब्द है सदैव। सदैव कहते हैं जिसके हृदय में दया हो। इसका विलोम हो जाएगा निर्दय। निर्दय जिसके हृदय में दया ना हो या क्रूर। अगला शब्द आता है ग्राह्य। ग्राह्य मतलब जिसे ग्रहण किया जाए। इसका विलोम हो जाएगा त्याज्य। त्याज्य जिसे त्यागा जाए। अगला शब्द है, अगर मेरी स्पीड तेज हो तो फिर रोक देना। अगला शब्द है नैसर्गिक। नैसर्गिक कहते हैं प्राकृतिक को। अब प्राकृतिक कहो, वास्तविक कहो, यथार्थ कहो, ठीक है। इसका विलोम हो जाएगा कृत्रिम। कृत्रिम मतलब बनावटी, नकली। अगला शब्द है पुष्ट। पुष्ट कहते हैं जैसे हष्ट पुष्ट या हट्टा कट्टा, मतलब मजबूत कह सकते हैं। इसका विलोम हो जाएगा क्षीण। क्षीण मतलब कमजोर। अगला शब्द है भ्रांत। भ्रांत कहते हैं जहां पर भ्रम हो या शक हो, तो भ्रम हो जिसमें उसे भ्रांत कहेंगे। इसका विलोम हो जाएगा निर्भ्रांत, जहां कोई शक ना हो, कोई संदेह ना हो, कोई भ्रम ना हो। अगला शब्द है व्यष्टि। व्यष्टि का विलोम है समष्टि। ये ध्यान रखिए, शब्द बहुत ज्यादा आता है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। समष्टि का अर्थ है समष्टि का, व्यष्टि का नहीं बता रही हूँ, पहले समष्टि का बता रही हूँ। समष्टि का अर्थ होता है एक छोटी सी सभा। कोई छोटी सभा जो आपने बनाई है अपने तौर पर, तो वो कहलाएगा समष्टि। और उस सभा का एक सदस्य व्यष्टि कहलाता है, ठीक है। तो व्यष्टि के सामने लिख दो समष्टि का सदस्य। व्यष्टि के सामने अर्थ लिखना है आपको, समष्टि का सदस्य। तो व्यष्टि का विलोम हो गया समष्टि। समष्टि का मतलब है एक छोटी सी सभा और व्यष्टि का मतलब उस सभा का एक सदस्य है। अगला शब्द है संकल्प। संकल्प जब आप प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कल से 6 बजे उठूंगा। इसका विलोम हो जाएगा विकल्प। मतलब जब हमारे पास ऑप्शन होता है, फिर जब 6 बजते हैं तो बाद में कहते हैं अरे उठूंगा, बाद में उठूंगा, अभी है विकल्प है सोने का। हाँ, तो संकल्प का विलोम है विकल्प। अगला शब्द है आत्मा। आत्मा का विलोम है परमात्मा। आत्मा जो मनुष्य के अंदर है, परमात्मा जिससे आत्मा बनी है।
ठीक है। अब आत्मा और परमात्मा को तो सभी जानते हैं, देखा ना हो पहचाना ना हो अलग बात है, पर जानते जरूर हैं क्या है। अगला शब्द है उद्घाटन। उद्घाटन का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत, और शुरुआत किसके साथ? पूजा के साथ। तो जब पूजा के साथ किसी चीज की शुरुआत करते हैं उसी को क्या कहेंगे? उद्घाटन कहेंगे। इसका विलोम हो जाएगा समापन। किसी चीज को समाप्त करना समापन कहलाता है। अगला शब्द है उद्दत। उद्दत का मतलब होता है अक्खड़। अक्खड़ मतलब अ आधा क ख ड़। अक्खड़ का मतलब होता है, जैसे आप देखते हैं ना कि कोई अपनी बात पर बिल्कुल अड़ जाता है, जिद्दी। जैसे खास करके जाट गुजरों को बोलते हैं ना, बड़े ही अक्खड़ होते हैं ये, जो अपनी बात पे टिक गए। ठीक है, तो उसे कहा जाता है उद्दत, यानी अक्खड़, जो सुनता ना हो किसी की। इसका विलोम हो जाएगा अनुदत। अनुदत का मतलब हो जाता है सौम्य। सौम्य मतलब जो शांत हो और सबकी बात सुन के चले, विचार करके चले, ठीक है, उसे कहेंगे। अगला शब्द आता है प्रसारण। प्रसारण का मतलब होता है किसी चीज को फैलाना। जैसे आपने सुना होगा, आपका तो पता नहीं, लेकिन पुराने समय में जब डीडी न्यूज़ और दूरदर्शन ये चलता था, तो क्या आप, वो तो अभी भी चलता है, लेकिन उसे देखता कौन है? मुद्दा ये है, आप देखते हो? अच्छा, 26 जनवरी पे देखते हैं भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, तो चलो कम से कम कहीं तो वो रुका हुआ है ना, कहीं किसी बात के लिए। तो खैर, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मनोरंजन के तौर पर अगर आप किसी चैनल को देखना चाहते हैं तो आप दूरदर्शन को देखिए, क्योंकि दूरदर्शन पे कोई भी जो भी चीज़ प्रसारित होती है उसके पीछे ये देखा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या है, यह समाज पर कैसी छवि डाल रहा है। तो यह समाज पर कहीं कोई गंदगी तो नहीं फैला रहा। आपने देखा होगा कि जो दूरदर्शन पे अगर मूवी आती है और उस मूवी में अगर कहीं गाली गलौच भी हो तो क्या हो जाता है? बीप कर दिया जाता है, वहाँ पे पता ही नहीं चलता क्या कहा है इसने क्या नहीं। तो वो इस जिम्मेदारी को निभाते हैं और बाकी जो चैनल है वो नहीं निभाते, तो उसका असर दिख भी रहा है समाज के ऊपर। और आपने अगर कभी देखा हो कि दूरदर्शन पर कोई भी सीरियल अगर चलता है तो वो सीरियल भी ऐसा था कि जो कोई ना कोई शिक्षा देता है, कोई ना कोई चीज़। जितने भी धारावाहिक चले हैं, धारावाहिक समझते जो हमारे इतिहास से संबंधित होते हैं, सब दूरदर्शन पे ही चले। तो वो इसीलिए, और न्यूज़ अगर कहीं ढंग की न्यूज़ मिलेगी या सच में न्यूज़ मिलेगी तो वो आपको डीडी न्यूज़ यानी दूरदर्शन वाले ही चैनल पे मिलेगी। बाकी और चैनल तो क्या करेंगे कि अगर बाढ़ आ रही होगी तो वो दिखाएंगे कैमरे का एंगल ऐसे, बैठ जाएंगे नीचे, और उतना पानी आ रहा है, मतलब पानी है आपके घुटने तक, और उसमें बैठ जाएंगे। वो आ गया यहाँ तक, फिर दिखाएंगे देखो इतना पानी है, और वहीं से पता चले कि पीछे से कोई चल के जा रहा है, तब पता चल रहा है। ऐसे चैनल देखा होगा आपने, ऐसी क्लिपिंग कि जब न्यूज़ वालों की, देखना यूट्यूब पे पड़ी हुई है कि हाँ, कि जब न्यूज़ वालों की पोल पट्टी खुली तो वो ऐसे ही सीन में तो ऐसा ही होता है। इसलिए कि अगर मान लो कोरोना था तो ऐसा हाय मचा दिया पूरा, कि ऐसा लग रहा था जैसे कोरोना, ये जैसे ही न्यूज़ सुना रहे हैं और कोरोना हमारे अंदर घुस गया। तो आपने उस टाइम की न्यूज़ देखी थी जब ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन खत्म होने वाली हुई थी। ऐसे ऐसे सीन, मतलब क्या बताएं, कि जिनके घर में कोई बीमार भी नहीं है वो भी सिलेंडर खरीद के रख लिया उन्होंने। क्यों? जब बीमार होंगे तो। बहुत बढ़िया है भाई, तो तभी कमी हो गई। तो ऐसे ही करते हैं। तो खैर चलो हम वापस आते हैं अपने इस पर। तो प्रसारण का मतलब हम समझ रहे हैं कि आपने दूरदर्शन पे सुना होगा ये प्रसारण यहाँ से हो रहा है। तो प्रसारण का मतलब होता है कि जो एक्चुअली प्रसारण शब्द का प्रयोग हम करते हैं किसी प्रकार की किरण को फैलाने के लिए, ठीक है। जो कोई भी, ये क्या है, किरण ही तो है जो हमारे पास तक पहुंच रही है। जैसे अभी ये प्रकाश कहे, ये प्रकाश का क्या हो रहा है? प्रसारण हो रहा है, ठीक है। इसका विलोम हो जाएगा अपसारण। मतलब जब हम इसी जो ये किरण फैला रहे हैं, प्रकाश फैल रहा है, इसको रोक देंगे तो वही क्या हो जाएगा? अप्रसारण हो जाएगा। अगला शब्द आता है हमारा ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है नकारात्मक, जिसे आप नेगेटिव कहते हो, नेगेटिविटी, ठीक है। इसका विलोम हो जाएगा धनात्मक, जिसका दूसरा अर्थ होता है सकारात्मक या पॉजिटिविटी। अगला शब्द है निषिद्ध। निषिद्ध का मतलब होता है निषेध करना या रोक लगाना,
ठीक है, जब किसी चीज पर हम नियम बनाकर रोक लगा देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, निषिद्ध कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा विहित। विहित का अर्थ होता है नियम लगाकर अनुमति देना, ठीक है, किसी चीज पर कोई नियम बनाकर जब अनुमति दी जाती है उसे हम विहित कहेंगे। तो विहित का विलोम हो जाएगा निषिद्ध और निषिद्ध का विलोम हो जाएगा विहित। अगला शब्द आता है मूक। मूक का मतलब होता है चुप या नहीं बोलने वाला या बिल्कुल कम बोलने वाला। इसका विलोम हो जाएगा वाचाल, बहुत अधिक बोलने वाला। अब बहुत अधिक बोलने का मतलब ये नहीं है कि जो नॉन स्टॉप बोले जा रहा है उसको वाचाल कहते हैं। वाचाल का सही अर्थ ये है कि जो बेवजह की बातों को बोलता जाता हो उसे कहते हैं वाचाल। तो आपने अगर कोई धारावाहिक वगैरह ऐसे देखे हों जहाँ पे संस्कृत भाषा का थोड़ा सा टच रहता है उसमें, तो कई बार जैसे बहुत ज़्यादा उल्टा बोलता है कोई व्यक्ति तो तब प्रयोग किया। महाभारत अगर देखी होगी तो महाभारत में सुना होगा कि बहुत वाचाल हो गए हो तुम, मतलब ये कि जिसके अंदर बोलने का तरीका ना हो, कुछ भी बोल दिया कहीं पर भी, उसे कहते हैं। अगला शब्द है हमारा उन्मूलन। उन्मूलन का अर्थ होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना, मतलब जड़ से समाप्त कर देना। इसका विलोम हो जाएगा रोपण। अब जड़ से समाप्त कर देना तो इसका विलोम क्या होगा, जड़ से लगाना। तो रोपण का मतलब जब हम कहते हैं हम बीज रोप रहे हैं, बीज बोया जाता है या बीज रोपा जाता है, ठीक है। हाँ, धान लगाया नहीं जाता, धान रोपा जाता है। अब इसी तरह से वाक्य शुद्धिकरण आपसे पूछ लिया जाएगा, रिक्त स्थान पूछ लिया जाएगा, तो आपको ये ध्यान देना है। अब यानी जिस चीज को हम जड़ से लगा रहे हैं उसके लिए हम रोपने का प्रयोग करेंगे, और जिस चीज को हम जड़ से समाप्त कर रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे, उन्मूलन। जैसे आपने अगर सुना होगा कि सरकार ने एक प्रोजेक्ट रखा था कोरोना से पहले कि 2023 तक हम टीवी का उन्मूलन कर देंगे, टीवी, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि 2 साल तो हमारे एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी। तो इस वजह से अब वर्तमान का मुझे नहीं पता कब तक का वो रखा गया है, लेकिन 2025 ना, हाँ, तो 2023 तक ही ये घोषणा करनी थी कि भारत टीवी मुक्त हो गया है। इस तरह से अब हो या ना हो अलग बात है कि इतने साल में मतलब अगर कोई केस नहीं आया टीवी का तो कह दिया जाएगा कि टीवी मुक्त हो गया। तो उसी तरह से यानी उन्मूलन शब्द का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना। जैसे अब कहा जाता है पोलियो के लिए कहा गया है कि पोलियो से हम उन्मूलन कर चुके हैं, मतलब उसको निकाल फेंक चुके हैं। अगला शब्द है प्रवेश। किसी चीज में अंदर जाने का रास्ता जो होता है उसे हम कहते हैं प्रवेश, और इसका विलोम हो जाएगा निकास, यानी किसी चीज से बाहर जाने का जो रास्ता होगा उसे हम निकास कहेंगे। अगला शब्द है भूत। इसका विलोम है भविष्य। अब ये वो भूत नहीं है जिससे आपको डर लगता है, इस भूत का मतलब है बीता हुआ समय। जो समय बीत चुका है वो क्या कहलाता है, भूत। और इसका जो विलोम है भविष्य, मतलब जो समय आने वाला है वो भविष्य। और ध्यान रखिए जिस भूत से आप डरते होते हैं वो भी सच में भूत ही होता है, मतलब कि वो भी बीता हुआ है, वो वर्तमान में नहीं है, पर आप खामखा डरते हैं कि भूत है। हाँ जी, हाँ, पीछे था, लेकिन वो पीछे क्या था, वो एक इंसान था, अब वो मर चुका है, आप उसके नाम से डर रहे हो। और भूत कौन होता है भूत होता क्या है, वही तो होता है, कोई आदमी थोड़ी ना होता है चलो अगला शब्द है असली। असली मतलब जिसे आप अंग्रेजी भाषा में ओरिजिनल कहते हैं। इसका विलोम हो जाएगा नकली, मतलब जिसे आप अंग्रेजी में डुप्लीकेट कहते हैं। चलो मेरे साथ बोलना है जल्दी से फटाफट। ऑनलाइन में ये छात्र कह रहे हैं मैम आपकी ये बुक कहाँ मिलेगी। बेटा ये बुक आपको प्रिंट में दी हुई है PDF में, ठीक है। शब्दावली इकाई 8 आपको दी गई हैं, इकाई 3 शब्दावली के नाम से यही बुक है। आप प्रिंट करवा लीजिए, अगर प्रिंट नहीं करवाना है तो ऑफिस पे मंगवा लीजिए दिए हुए नंबर पर कॉल करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, चलो मेरे साथ पढ़ना है आपको। शब्द है निस्सार, निरत, क्रिया, काल्पनिक, विपुल, यौवन, सदैव, ग्राह्य, नैसर्गिक, पुष्ट, भ्रांत,
व्यष्टि, संकल्प, आत्मा, उद्घाटन, उद्यत, प्रसारण, ऋणात्मक, निषिद्ध, मूक, उन्मूलन, प्रवेश, भूत, असली। चलो इन्हें याद करना। कल हम लोगों ने पर्यायवाची करे थे, पूछ लो आप लोगों को याद है? नहीं? कौन बोल रहा है नहीं? सहस्राक्ष किसका पर्यायवाची है? सहस्राक्ष कहानी सुनाई थी, जिस शब्द के पीछे कहानी सुनाई है उसको भूलना नहीं है। रत्नाकर, सूर्य तो हमने पढ़ा ही नहीं है। समुद्र, सलिल पानी, पयोधी पयोधी, अरे कोई बोल रहा है पानी, फिर कोई कह रहा है बादल, कोई कह रहा है समुद्र। एक बोलो ना। पयोधी जब आ रहा है तो धी पे फोकस करो ना। समुद्र, ठीक है। विनायक, हेरंब, अंबुधि, अंबुधर बादल, मघवा, मकरालय, विडोजा, लंबोदर। चलो याद करो इन्हें, ऐसे मत करो जैसे कुछ पता ही नहीं है। एक छात्र ने पूछा है प्रेजेंट का विलोम क्या होगा। एक बात ये ध्यान रखो बेटा, हर एक चीज़ का विलोम नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ का विलोम हो। इस तरह से वर्तमान का विलोम नहीं है। भूतकाल का है भविष्य, ठीक है। आज का विलोम आपको कल मिल जाएगा, लेकिन वर्तमान का नहीं। तो हर शब्द ऐसा नहीं होता कि जिसका विलोम हो। आगे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन, और व्यंजन पढ़ने के बाद हमने वर्णों का वर्गीकरण किया था। और जो लास्ट हमने वर्गीकरण किया था, तो लास्ट हमने किया था प्राण तत्व घोषत्व के आधार पर। और इसमें ये बताइए कि क्या हमने नोट लिखा था नीचे? नहीं लिखा था। तो इसके नीचे यानी घोष के नीचे नोट लिख के लिखो, सारे स्वर सघोष वर्ण होते हैं। सारे स्वर, देखो एक बात ध्यान से कान खोल के सुन लो। हिंदी पढ़ रहे हो और अगर आपकी कॉपी में मुझे रोमन लिपि दिखाई दी तो मारूंगी बहुत। अगर नोट लिखना है तो नोट करके ऐसे लिखो देवनागरी में, ठीक। ये मुझे बताओ, जब आप अंग्रेजी की भाषा में कहीं पर भी देवनागरी का प्रयोग नहीं करते तो आप ये कैसे लिखते हो? और ये जो जीएस में आप लोग लिखते हो ना, मैंने एक छात्र की जीएस की कॉपी देखी थी, आधी रोमन लिपि आधी देवनागरी। मुझे एक बात बताओ, बीच का बनने में शौक लगता है आपको क्या? हाँ, और क्या बोलूं जो आपकी अंतरात्मा जिससे झंझोड़े अंदर। ना आप हिंदी के हो ना आप अंग्रेजी के हो किस चीज के? अरे जब आप अंग्रेजी की क्लास में हो तो अंग्रेजी लिखो, और जब आप हिंदी की क्लास में हो तो हिंदी लिखो। मैंने उल्टा देखा है, अंग्रेजी की क्लास में जाएंगे, अब रोमन लिपि नहीं याद आ रही है इनको, तो शब्दों को देवनागरी में लिख लेते हैं, बीच में बाद में लिख लेंगे स्पेलिंग देख के। समझ में ही नहीं आता आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो। तो एक चीज पे रहो, ठीक है। आप भाषा पढ़ रहे हो हिंदी तो देवनागरी, समझ गए। अगर नोट नहीं लिख सकते हो तो फिर विशेष करके लिख लिया करो, समझ गए। अब के बाद ना देख लूं मैं, वो तो मैं आगे वालों को देखती हूँ, पीछे वालों को देखूं तो इसलिए बहुत सारे लोग पीछे ही रहते हैं। पर सोच रही हूँ आजकल ना थोड़ा सा गैप रखूंगी इसमें, अब घूम घूम के आप लोगों की नोटबुक चेक करूंगी, वहीं फिर क्लास खाली हो जाएगी। चलो
लिखो इसमें क्या लिखा, सारे स्वर वर्ण सघोष वर्ण होते हैं, या सारे स्वर सघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था, ऐसे पूछा था। अब देखो, सबसे पहले अब मैं पहले आप लोगों को नकल करवा देती हूँ। आप लोगों ने सघोष अघोष को किस तरह से पढ़ा था? जो आपके अघोष वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं? अघोष वर्ण में आपने देखा था 12 स, ठीक है, यानी पहला दूसरा और तीनों श, और उसके बाद हमारा क्या था 345 अंतस्थ ह। ठीक है, तो इसमें हमारा आ गया तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और अंतस य ल व और ह, ये हमारे हो गए सघोष। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था सघोष व्यंजन है। ए ऑप्शन दे रहा था आपका क, बी ऑप्शन आपका दे रहा था छ, सी ऑप्शन आपका दे रहा था, इसको हटा देते हैं, बी ऑप्शन में रखते हैं ह, सी ऑप्शन दे रहा था स्वर, और डी ऑप्शन दे रहा था बी और सी। अब बताओ, ये आपकी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है एक बार। सघोष व्यंजन है ए, यानी मतलब क, ह स्वर, या बी और सी दोनों। अच्छा, मुझे मेरे कान में आवाज पड़ी है, कोई कह रहा है कि सी होगा। बी 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 बोलने वाले कौन है, जरा बताओ। बस 3 4, और डी में, और जो जिन्होंने हाथ खड़ा ही नहीं किया वो उलझन में। इसका उत्तर है बी। आप कहेंगे अभी अभी तो आपने लिखवाया, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, लिखते हैं हम यहाँ पे स्वर, ये है सघोष वर्ण। ठीक है, ध्यान रखना, जब ये आपसे व्यंजन कह रहा है तो स्वर तो वैसे ही नहीं है, जब स्वर है ही नहीं तो ये वैसे ही कट गया। समझ रहे हो? प्रश्न के साथ चलना है। यहाँ गलती करना तो अलाउ है, लेकिन परीक्षा में गलती करने का मतलब समझते हो? यानी नंबर गया, और अगर नकारात्मक मार्किंग हुई तो एक और गया, जो साथ में है ना उसमें से और हिस्सा चला गया। हाँ, तब आपका उत्तर होगा सघोष वर्ण। ध्यान रखना, वर्ण अगर कहेगा, क्योंकि वर्ण में आपका स्वर और व्यंजन दोनों आ जाएंगे। हाँ जी, समझ गए ना? तो इस तरह से ध्यान रखना, गलती मत करना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2, प्राण तत्व। प्राण तत्व या काकल्य के आधार पर। प्राण तत्व का मतलब होता है, यहाँ प्राण शब्द से अर्थ हो जाएगा हवा से, यानी जिन वर्णों को बोलने में, मतलब वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से कितनी हवा निकल रही है, इस वजह से हमने यहाँ पर इसको 2 भागों में बांटा है, अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखो कैसे याद रखना है। प्राण का मतलब तो आपको पता चल गया, सांस यानी हवा। अल्प माने कम, और महा माने अधिक, तो आपको पता चल गया, परिभाषा भी रटने की जरूरत नहीं है। यानी जिनके उच्चारण में कम हवा निकलेगी वो क्या कहलाएंगे? अल्पप्राण, और जिनके उच्चारण में अधिक हवा निकलेगी वो क्या कहलाएंगे? महाप्राण। चलो लिखो परिभाषा की। अल्पप्राण के सामने लिखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले। ऑनलाइन में प्रश्न पूछने वाले छात्रों में से एक छात्र ने पूछा है कि ए क्यों नहीं है? ए अघोष है इसलिए नहीं है। बात समझ में आ गई? जो ए में दिया था क,
वो क्या था? अघोष। और हम पूछ क्या रहे थे? सघोष। चलो इतना भी अगर नहीं सोचते तो फिर क्या है, बात यही है ना, मुद्दा ये आ जाता है मैम ने डाउट नहीं बताया। चलो क्या लिखा आप लोगों ने? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के इसमें लिखिए, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, महाप्राण में लिखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। आज मुझे बहुत आलस आ रहा है पढ़ाने में। दूसरा, इसमें लिखो, महाप्राण व्यंजन के अंदर लिखना है आपको हर वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन। कभी कभी ऐसा होता है ना, आज बिल्कुल ही मन नहीं है बोलने का, ऐसा मन कर रहा है चुपचाप रहूं। हाँ ये देखो, छुट्टी कर दो, इतना भी नहीं है ठीक है कि छुट्टी कर दूं। लिखो जल्दी से फटाफट, और इसके नीचे ही फिर नोट डाल के विशेष लिखकर उसमें लिखो इसमें लिखो स्वर और अनुस्वार, नोट बना के लिखना है महाप्राण के नीचे। ठीक है, विशेष करके मैं ऊपर लिख दूं, यहां बीच में लिख दे रही हूं, मिटा दूंगी फिर। अभी आपको क्या लिखना है, विशेष डाल के वहां लिखना है स्वर और अनुस्वार। ये हो गए हमारे अल्पप्राण। ठीक है, और फिर कॉमा लगा के आगे लिखना है, यहाँ पे लगा लेना निर्देशक चिन्ह, और फिर लिख लो यहाँ पर विसर्ग महाप्राण। ये लाइन लिखने ना अलग से, यानी अनुस्वार और स्वर आपके अल्पप्राण में हो जाएंगे और विसर्ग किस में हो जाएगा, महाप्राण में, अगर वर्ण की बात आएगी। अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजन में, व्यंजन के अंदर व्यंजन में लिखेंगे। हमने नोट में करके ऐसे क्यों लिखा है, देखो ध्यान रखना, कई बार किताबों में ना इस तरह की मिस्टेक हो जाती है, ध्यान नहीं देते हैं। हम चाहें तो इसके साथ लिख सकते थे, अल्पप्राण के साथ इसे लिख सकते थे, महाप्राण के साथ लिख सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं लिखा। अगर यहाँ पर व्यंजन के स्थान पर वर्ण लिखा होता तो हम उदाहरण में लिख लेते, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्यंजन। और जब व्यंजन लिखा है तो हम इसके साथ यहाँ पर स्वर नहीं लिख सकते, क्योंकि स्वर व्यंजन नहीं है। फिर कोई न कोई हमारी किताब उठा के क्या कह देगा, देखो इन्होंने गलत लिखवा रखा है, तो इसलिए हमने अलग नोट से लिखा है। तो कई बार वर्ण में भी आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि ये मेरी समझ से बाहर है, अलग कोई किताब कहती है अल्पप्राण महाप्राण जो है ये व्यंजन का ही वर्गीकरण है, कोई किताब कहती है कि नहीं, ये सारे जो हमारे अ से लेकर ह तक जो वर्ण है, यानी 13 हमारे स्वर और 33 हमारे
व्यंजन, इन सब सारे वर्णों को एक साथ इनको हम दो टुकड़ों में ऐसे बांट लेते हैं, इनका वर्गीकरण है। तो समझ में नहीं आता कि ये व्यंजन का वर्गीकरण देते हैं या ये स्वर का वर्गीकरण देते हैं, तो कॉमन करके अब, लेकिन आजकल प्रश्न इतने ज़्यादा बनने लगे हैं, फिर प्रश्न आएंगे तो फिर आप यही सवाल उठाएंगे कि मैम स्वर को किस में रखें, हम अल्प प्राण में रखें, सघोष में रखें, अघोष में रखें या महाप्राण में रखें। तो इसलिए अलग से लिखवाया नोट बना के कि अगर प्रश्न आएगा भी तो आप समझ जाएंगे। अब इसको मैं मिटा देती हूँ। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण का हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताया था। अल्प का मतलब कम हवा और महा का मतलब ज़्यादा हवा। तो जब हम इन वर्णों का प्रयोग करते हैं, पहले में जैसे हम पहले वर्ग को लेते हैं क, ग और उसके बाद ड़, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा ख और ये हो गया हमारा घ। तो जैसे हम इसका उच्चारण करते हैं तो क ख, तो क की तुलना में ख बोलने पर ज़्यादा हवा बाहर निकलती है। फिर बोलते हैं ग घ, तो ग की तुलना में घ बोलने में फिर से ज़्यादा हवा निकलती है। और फिर ये ड़, तो इसमें भी हमारी कम हवा का प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे, जैसे च छ, ज झ, इसी तरह से ट ठ, ड ढ, इसी तरह से त थ, द ध, प फ, ब भ। तो हमें ये उच्चारण से ही पता चल जाता है कि किस तरह से कम हवा और ज़्यादा हवा का प्रयोग हो रहा है उच्चारण में। तो ये हमारे अल्प प्राण और महाप्राण में आते हैं। तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल के भी आराम से पहचान कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम होगा नहीं, हमें वही ट्रिक दे दो छोटी सी, तो वो आप लिख सकते हो। अब आप हो गए होशियार, अब किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, आराम से बना सकते हो। वो किस तरह से बनाओगे, यहाँ लिखो अल्प प्राण। अल्प प्राण भी नहीं लिखने की जरूरत है, केवल अल्प भी लिखेंगे ना। अल्प पहला, तीसरा, पांचवा, तो 135 हो गया। और क्या, अंतस्थ, और लास्ट में जरूरी नहीं अंतस्थ, अंत भी कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं अल्प 135 अंत, बस जितना छोटा चाहे, अब आपकी मर्जी है, जैसे छोटा करें बड़ा करें जैसे करें, ठीक है। तो इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए, और अगर इसे याद करना है तो बस यहाँ पे लिखना है महाप्राण। अब ये हम महाप्राण साथ में लेके क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि ये किस वर्ग का है, ठीक है। ये दूसरा, ये चौथा, और ये हो गया हमारा ऊष्मा। महाप्राण 24 ऊष्मा, याद रहेगा, ठीक है। अब ये जो लोग आपको शॉर्ट ट्रिक बता के बहुत ज़्यादा स्टाइल मारते हैं ना, आप उनसे कहना कि अरे ऐसी शॉर्ट ट्रिक तो हम खुद बना लेते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक बनती कैसे है, ये बनी कैसे, जब आपने सीख लिया। आपने जब एक बड़ा मेथड सीखा, उसके बाद आप उसको छोटा 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 और छोटा करके लेके आए, तो वो क्या हो गई, शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब अगर यही बात आप उस बच्चे को सिखाओ जो ना तो अल्प प्राण के बारे में जानता है ना महाप्राण के बारे में जानता है, उसे पता ही नहीं है, उसे वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं है, और उसको कह दो देख बेटा बस ये याद रख ले अल्प प्राण 135 अंतस्थ, तेरा पेपर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, उसे उस समय तो अच्छा लगेगा कि देखो ऐसे होगा कि यहाँ पे पहला यहाँ क रखा है, यहाँ पे ग रखा है, यहाँ पे अड़ा रखा है, हो जाएगा। उसे तो उस समय तो लगेगा कि हाँ शायद हो जाएगा। लेकिन जब उसे पहला याद ही नहीं है, उसने लॉन्ग मेथड याद ही नहीं किया है, उसको पता ही नहीं है पूरा उन सब के बारे में, तो कैसे हो जाएगा। अब केवल इतना कहने से नहीं, मान लो परीक्षा ने पूछ लिया कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में बहुत अधिक हवा का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्शन में दे दिया। अब उसने तो याद किया था अल्प प्राण ये कोड, अब वो कैसे याद करेगा। तो समझ रहे हो ना, इसलिए कभी भी शॉर्टकट रास्ता मत अपनाना। शॉर्टकट रास्ता आपको कहीं ना कहीं गिरा देगा, वो आपको पूरी तरह से मंजिल पर नहीं ले जाता, या तो आपके हाथ पैर तोड़ के ले जाएगा। वहाँ हाथ पैर तोड़ के जाके मंजिल पे पढ़ के भी क्या करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला है ना, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अयोगवाह। आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जो उस दिन की क्लास में नहीं थे जिस समय मैंने अयोगवाह के बारे में समझाया था। चलो हम इसको शुरू से ही समझते हैं।
अयोगवाह एक्चुअली क्या है? जब हमने पहले दिन अपनी क्लास पढ़ी थी तो हमने वर्ण के बारे में जाना था, ठीक है। हमने कहा था वर्ण क्या होते हैं जिन्हें और हम नहीं तोड़ सकते। फिर हमने पढ़ा था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने पढ़ा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। हमने स्वर की परिभाषा क्या पढ़ी थी? जिनका उच्चारण अपने आप होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी हमने देखी? 11। और व्यंजन में हमने पढ़ा था कि जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या हमने कितनी पढ़ी? 39, ठीक है। तो अगर हम 11 और 39 को जोड़ें तो कितने रह जाते हैं हमारे वर्ण? 50 रह जाते हैं। और हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण थे? 52। तो हमें ये बात समझ में आती है कि अभी 2 वर्ण और हैं हमारे पास ऐसे जो हमारे यहाँ पे मिसिंग हैं, ठीक है। तो वो 2 वर्ण कौन से थे? वो 2 वर्ण हैं हमारे अनुस्वार और विसर्ग। तो ये अनुस्वार और विसर्ग को हम ना तो स्वर में रख पाए और ना ही व्यंजन में। अब हम इनको इसमें क्यों नहीं रख पाए? तो इसलिए नहीं रख पाए कि जब हम अनुस्वार को ये देखते हैं कि ये स्वर है या व्यंजन, तो हम इसकी प्रकृति के बारे में जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसका उच्चारण अकेले नहीं होता। इसके उच्चारण के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है? स्वर यानी अ की। ये कैसे होता है? अंग। इसको हम अंग बोलते हैं और इसको अह। तो जब हम अंग बोलते हैं, और ये अंग नहीं, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है आपका ये अंग, ग नहीं, अंग। इतना हम इसका उच्चारण कर रहे हैं, अंग। अब वो हमारे कंठ से आके नाक में निकलता है। तो जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हम आ का उच्चारण ले रहे हैं, तो ध्यान रखना इसमें आ का उच्चारण नहीं होता। ये असल में क्या होता है? इतना। इसका सही उच्चारण वो है जो हमारी नाक में जाके हो रहा है। तो जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमें किसकी मदद लेनी पड़ रही है? स्वर की मदद लेनी पड़ रही है। तो जिन व्यंजनों के या जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो इन्हें हमें व्यंजन में रखना है। इसी तरह से इसका भी होता है। इसका उच्चारण भी अ से ही शुरू होता है। जब हम बोलते हैं अह, यानी जो ह जाके आता है, ह का साउंड जो हमें सुनाई देता है वो है आ से स्टार्ट करते हैं इसको। तो यानी इसके उच्चारण के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? स्वर की जरूरत पड़ रही है। तो हम इन्हें व्यंजन में क्यों नहीं रख देते? तो हमने इनको व्यंजन में रखा। लेकिन जैसे ही हमने इनको व्यंजन में रखा तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने व्यंजन को उच्चारित कर दिया। अब हम जो इस क को स्वर के बिना, यानी 11 जो स्वर हैं उनके बिना इसका उच्चारण नहीं हो पा रहा था, तो हमने इसका उच्चारण कर दिया कं कह, ठीक है। तो इसका उच्चारण दे दिया। अब जैसे ही ये व्यंजन में आए तो इन्होंने किसके जैसा काम शुरू कर दिया? स्वर के जैसा। तो अब समस्या आ गई कि फिर इनको क्या होना चाहिए? इन्हें स्वर में जाना चाहिए। जब इन्हें स्वर में ले जाते हैं तो ये व्यंजन जैसा व्यवहार करते हैं, और जब उनको हम व्यंजन में ले जाते हैं तो ये स्वर जैसा व्यवहार करते हैं। तो फिर इनको एक अलग नाम दिया गया, अयोगवाह। अयोगवाह की परिभाषा कहती है वे वर्ण जो अ के उच्चारण से बनते हैं या जिनके उच्चारण के लिए अ की सहायता की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यंजन को उच्चारित करने में वो संभव होते हैं, सक्षम होते हैं। तो अगर कहने का मतलब यह है कि इस परिभाषा का मतलब यही हुआ कि ये स्वर की सहायता से खुद उच्चारित होते हैं लेकिन व्यंजन को खुद उच्चारित कर सकते हैं। तो इनके अंदर व्यंजन का भी गुण हुआ और इनके अंदर स्वर का भी गुण हुआ, तो इसलिए इनको अलग नाम दिया गया अयोगवाह। तो अयोगवाह का मतलब हम कह सकते हैं, अगर हम इस शब्द को भी देखें, हर कोई इसकी अलग अलग व्याख्या करता है। मैंने इसको याद रखने के लिए आपको ये बताया है कि हम इसे याद रख सकते हैं कि अ के योग से बने और व्यंजन को वहन करने वाले मतलब उसकी मदद करने वाले, ठीक है। तो व्यंजन को उच्चारण तो अयोगवाह हो गया, अ के योग से बनते हैं। इसके अलावा कोई और किसी की मदद से तो बनता नहीं है, ये अ के योग से बन रहा है। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी मैं आपको जो शॉर्ट ट्रिक समझाती हूँ ना, जैसे कि इसे ऐसे याद रख लेंगे, तो ऐसे याद रखने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने कोई अपनी थ्योरी दे दी या मैंने अपनी कोई व्याख्या दे दी। तो मैंने अयोगवाह समझाया होगा तो मुझे यूट्यूब पर किसी कमेंट किया था किसी विद्वान ने
कहा था आपको खुद ही नहीं पता कि अयोग वाह क्या होता है, आप कैसे गलत गलत पढ़ा रही हैं कि अ के योग से बना और व्यंजन को वहन करने वाला। अब मैं क्या ही कमेंट पे जवाब दूं, कहूं कि वही वाली बात हो जा रही है कि एक इतनी सी चीज को सुना और सुन के अपना व्यू दे दिया, आगे पीछे का तो पूरा सुन लो भाई क्या कह रही हूँ। तो इसीलिए अब आपको बता रही हूँ, कई बार मुझे बड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है ये चीज़ सुन के। तो ये ध्यान रखना, परिभाषा इसकी क्या है, परिभाषा ये है। और अगर देखें तो मैंने कोई गलत नहीं कहा, परिभाषा कहती है परंपरा के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग को स्वर के साथ रखा जाता है। इनका उच्चारण व्यंजनों की भांति अस्वर के साथ होता है, इसलिए इन्हें स्वर से अलग माना जाता है। किंतु ये व्यंजन के लिए उच्चारण वहन करते हैं, अतः इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह को स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कह सकते हैं क्योंकि इनमें दोनों के गुण पाए जा रहे हैं, तो इसलिए हम इन्हें बीच की कड़ी कह सकते हैं। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है, इनको अलग से नाम भी दिया गया है। तो अब ये बताइए कि ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद, जो हमने ये पढ़ा है, इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे वर्ण 3 प्रकार के होने चाहिए थे? 3 प्रकार के रख देते। स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, और अयोगवाह जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो आसानी से बिल्कुल आसान हो जाता, और ना ही कोई ये रहता कि स्वर की संख्या कितनी है। ये हो जाते 11, ये हो जाते 39 और ये हो जाते 2। और इसमें आप बाद में भी रख सकते हो, जैसे अब अगर आपको लगता है कि हमें इसमें चंद्रबिंदु भी रखना चाहिए तो ये 3 हो सकते थे। हिंदी में ये हो जाता कि ये हिंदी का नया वर्ण बन के आया है, जैसे व्यंजन में द्विगुण व्यंजन बनाए हैं हमने, तो इस तरह भी रख सकते थे। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती, इतना सीधा सीधा सरल जो व्याख्या करने में पता नहीं क्या ही भार पड़ता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बुढ़े लोग जो है ज़्यादा सठिया जाते हैं, सीधी सीधी बात करने में ना इनको कुछ मतलब समझ में, सही बता रही हूँ। और कौन लिखने वाला है? आज की युवा पीढ़ी को तो कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए हिंदी, क्या फर्क पड़ रहा है ना। और जो पुराने बुढ़े हैं उन्होंने ऐसा कर रखा है कि इतना क्लिष्ट बना दो इसको कि अगर वो थोड़ा कोई युवा सोचे भी ना कि चलो पढ़ लेते हैं तो कह रहे इतना झोल है, क्या पढ़ेंगे और ये सारी चीज़ें। तो खैर देखते हैं क्या होता है आगे, सरकार से बातचीत करके अगर होगा तो हम ऐसी थ्योरी बनाएंगे आगे कि वर्ण हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। पर अभी तो आपको 2 ही पढ़ना है, अयोगवाह अलग से पढ़ना है। आता है, देखो प्रश्न भी आता है, आपसे प्रश्न करेगा निम्न में से अयोगवाह वर्ण बताइए। आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में किस तरह से, कहीं तो आपको ये लिखा मिल जाएगा, कहीं ये और ये दोनों मिल जाएंगे, कहीं पे आपको अनुस्वार, कहीं पे आपको केवल विसर्ग ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अलग अलग प्रश्न आता है जब भी पूछेगा अयोगवाह किसे कहते हैं, ऑप्शन में आपको वर्ण दिए होंगे, तो अनुस्वार और विसर्ग ही आपके क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब आता है एक पॉइंट, नवनिर्मित ध्वनियाँ, विदेश से आगत ध्वनियाँ, ग्रहित ध्वनियाँ। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बता रही हूँ आपकी परीक्षा में आने वाले प्रश्न। अब ये किसी के लिए भी आ सकते हैं, जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप है उनके लिए भी, जिनकी परीक्षा सब्जेक्टिव टाइप है उनके लिए भी। जैसे उत्तराखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, इनके पीसीएस में 2-2 नंबर का यानी 2-2 अंक में आपके एक परिभाषा उठा के पूछ ली जाती है। ऐसे पूछ सकते हैं, नवनिर्मित ध्वनियाँ किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अब आपको लिखना है, अपनी तरफ से बताना है, 2 अंक आपके उस पे मिलेंगे। जैसे मान लो ऐसे कि संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित समझाइए। इस तरह के प्रश्न जैसे आप छोटी क्लास में लिखा करते थे, ऐसे प्रश्न आते हैं पीसीएस वाली परीक्षाओं में, जिनके मैंने नाम लिए, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, इन सब के जो मुझे अभी छात्रों ने भेजे हैं प्रश्न, मतलब प्रश्न पत्र। तो अब ये किसी भी तरह की आपकी परीक्षा हो, आप इनको समझना है सबसे पहले, कितने तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से नवनिर्मित ध्वनियाँ कौन सी है, ठीक है, ये पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से विदेश से आगत ध्वनियाँ कौन सी हैं या आगत ध्वनियाँ कौन सी हैं, ठीक है, दोनों नाम से। आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से ग्रहित ध्वनियाँ कौन सी हैं,
ये ध्यान रखिएगा, ये जितने भी नाम लिखाए हैं ना मैंने, हर किताब से अलग अलग उठा के रखे हैं। मतलब किसी ने तो इनको नवनिर्मित ध्वनियाँ कहा है, किसी ने इनको आगत ध्वनियाँ कहा है, किसी ने गृहीत ध्वनियाँ कहा है। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न के निम्न में से अरबी फारसी ध्वनि कौन सी है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है आगत व्यंजन कौन सा है, ये पूछ सकता है। आपसे प्रश्न आ सकता है कि अंग्रेजी ध्वनि कौन सी है, और आपसे प्रश्न कर सकता है कि आगत स्वर कौन सा है। अब इनको आपको समझना है कि एक तो ये आ गई, अब इनको उत्तर कैसे देना है। जब बात करेगा नवनिर्मित ध्वनियाँ कौन सी हैं इनमें से, तो आपको अरबी फारसी ध्वनियाँ इन पांचों में से कोई सा आपको लिखा हुआ दिखा रहेगा, या फिर आपको ये दिखेगा, या तो ये, इनमें से कोई सा भी वर्ण आपको ऑप्शन में मिलेगा, वो किसके अंदर आएगा, नवनिर्मित ध्वनि के अंदर। वो आएगा आगत ध्वनि के अंदर, और वो आएगा गृहीत ध्वनि के अंदर। ठीक है, इन तीनों में से, इन पांचों में से, यानी ये 5 और ये 6, इनमें से 2 हो, 3 हो, 1 हो, कैसा भी हो, ये आपको उत्तर में रखना होगा। इसके बाद यदि वो आपसे पूछता है अरबी फारसी ध्वनियाँ, तो आपको ये 5 उत्तर में देने हैं, और आपसे पूछता है आगत व्यंजन कौन सा है, तो आपको ये 5 उत्तर में देने हैं। ठीक है, वो पूछता है आपसे अंग्रेजी ध्वनि कौन सी है, तो आपको ये, जिसे अर्धचांद के नाम से भी पुकारा जाता है, इसे कहना है। अगर वो आगत स्वर की बात करता है तो आपको इस उत्तर में ये देना है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं व्याख्या करती हूँ, ये चीज़ें आई कैसे हैं। तो उत्तर कैसे देना है आपको ये बात पता चल गई। अब इस बात को समझो कि अब आपके दिमाग में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि मैम ये कुछ तो वो वैसे दिख रहे हैं जो हमने अभी वर्णमाला में पढ़े हैं, लेकिन कुछ वर्णमाला से अलग हैं। जैसे हम क ख ग ज फ के बारे में देखें तो इनके नीचे बिंदी लगी हुई है, बस इतना ही तो अंतर है हमारे जो स्पर्श व्यंजन है उससे। तो बिंदी लगी है, तो अब इनमें बिंदी लग के क्यों आए हैं, क्या इन्हें हम वहाँ नहीं पढ़ सकते? तो आपने देखा होगा कि जैसे एक बिना बिंदी वाला था और ये बिंदी वाला था, तो क्या हम इनको ऐसे भी रख सकते थे, ये बात आती है। तो अब इसमें आपको समझना है कि जो ये बिंदी वाला यानी ड का जो हमने प्रयोग देखा, ये तो एकदम से उच्चारण जो है ये हमारे हिंदी शब्दों के अंदर ही है, लेकिन यहाँ जो हम इन दोनों का प्रयोग कर रहे हैं ये इनका उच्चारण हिंदी शब्दों में या संस्कृत शब्दों में देखने को नहीं मिलता। तो इनका उच्चारण हमें किन शब्दों में देखने को मिलता है? तो इनका उच्चारण हमें देखने को मिलता है विदेशज शब्दों में। विदेशज मतलब वे शब्द जो विदेश से आए हैं, हमारी भाषा में जो विदेश से शामिल हुए हैं। जैसे उर्दू भाषा से शामिल होने वाले शब्द हमारे अरबी फारसी के अंदर आ गए, और अंग्रेजी भाषा से शामिल होने वाले शब्द हमारे अंग्रेजी भाषा के अंदर यानी अंग्रेजी ध्वनि के अंदर आ गए। तो अब कुछ ध्वनियाँ ऐसी हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा के जो लिपि है देवनागरी लिपि की सारी ध्वनियाँ मिलकर भी कुछ ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर पाती है, मतलब नहीं है। तो जब इस तरह की स्थिति आई तो हमारी लिपि की एक खास बात यह है कि वो हर तरह की ध्वनि को उच्चारित करती है, और अगर उच्चारित नहीं हो पाई तो अपनी भाषा की ये खास बात है कि वह कुछ नया निर्माण कर सकती है, नया संकेत बना सकती है। तो जब हमारी संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवभट जैसी भाषाओं में अरबी फारसी के शब्द शामिल होने लगे और अंग्रेजी भाषा के शब्द शामिल होने लगे, तो 2 ध्वनियाँ इस तरह की आई जो हमारी अपनी लिपि में नहीं थी। तो ऐसी ध्वनियों को ध्यान में रखकर हमारे विद्वानों ने कुछ नई ध्वनियाँ बना दी। जैसे अगर हम अरबी भाषा के शब्दों की बात करें तो मैं कुछ यहाँ पे शब्द लिखूंगी, आप उनका उच्चारण करना। जैसे शब्द लिखा हमने यहाँ पर जिंदगी या जिंदगी। अब आपको बताना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका सही उच्चारण क्या है। मैं 2 उच्चारण लेती हूँ, पहला जिंदगी, दूसरा जिंदगी। तो पहला या दूसरा शब्द है जैसे गजल या गजल, पहला या दूसरा। इसी तरह से शब्द है जैसे ख्वाब या ख्वाब, पहला या दूसरा।
अब यहाँ पे आपके दो उच्चारण हैं, कोई कह रहा है पहला, कोई कह रहा है दूसरा। देखो, तो जो लोग दूसरा बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इसका उच्चारण वो नहीं है दूसरा, ये है जिंदगी। ठीक है, कैसे? मुझे ये बताइए, ये ज लिखा हुआ है, मैंने आपको इसका उच्चारण ज पढ़ाया है कि ज पढ़ाया है? ज पढ़ाया है ना, तो फिर आप इसको जिंदगी क्यों कह रहे हैं? नहीं हो रहा ना। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूं कि मैंने आपको ख पढ़ाया है कि ख पढ़ाया है? ख पढ़ाया है। ठीक है, अभी महाप्राण पढ़ा हमने। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये शब्द थे, अब उर्दू में इनका सही उच्चारण क्या है? उर्दू में है ये जिंदगी, गजल और ख्वाब, ये इस तरह से बोले जाते हैं। अब समस्या ये थी कि जो इनका सही उच्चारण है वो हम नहीं लिख पा रहे। अब अंग्रेजी भाषा तो हम हैं नहीं कि मान लो कि ऐसा हो, अब हिंदी को तो वही लिखना है जो उच्चारित होना है। तो हमारे विद्वानों ने बहुत मीटिंग करने के बाद ये सोचा कि हमारे पास ऐसी कोई ध्वनि नहीं है जिसमें झनकार आए, हमारे किसी भी वर्ण में नहीं है, लेकिन इस बोली में झनकार है। तो उन्होंने वो वर्ण देखे कि किस वर्ण पर ये झनकार लेते हैं। तो उसमें 5 वर्ण हमारे सामने आए कि जब उर्दू, अगर आप उर्दू बोलने वालों से बात करेंगे तो आप पाएंगे कि वो क, ख, ग, ज, फ, ये वाली जब ध्वनि आती है तो उस पे वो झनकार लेते हैं, मतलब गले से, जैसे ना खकारते हैं ना हम, ऐसे आती है उनकी आवाज, तो वो इस तरह की झनकार लेते हैं। तो इन वर्णों को हमने निकाला और इनके नीचे नुक्ता रखा। और ये ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ण पर नुक्ता लगाने का तरीका क्या है? नुक्ता लगता है इधर, यानी इस वर्ण के दाईं ओर। ठीक है, ये वर्ण है वर्ण के दाईं ओर और इधर, तो जब भी नुक्ता लगेगा दाईं ओर। अब ये वाला ही स्थान क्यों चुना? ये इसलिए स्थान चुना कि जब हम अपने वर्णों की बात करते हैं तो हम ऊपर ध्वनि लगाते हैं, यहाँ पर बिंदी लगाते हैं, नीचे बिंदी लगाते हैं और इधर साइड में बिंदी लगाते हैं। ठीक है, पता है ना, अनुस्वार में यहाँ लगता है, जो द्विगुण व्यंजन है वो यहाँ लगता है, और एक पंचमाक्षर है जिसमें बगल में लगता है। तो हमारे अपने शब्दों के अंदर 3 दिशा में बिंदी लग रही थी, इसलिए विद्वानों ने कहा कि इस जो हम बाकी विदेशी ध्वनि को जो बना रहे हैं तो इसके लिए बिंदु का प्रयोग हम इधर करते हैं, और इधर इसको हमने नाम दिया नुक्ता। ठीक है, इसे नाम दे दिया नुक्ता। तो जिस वर्ण पर ये नुक्ता लगा, अब ये क्या है कि जैसे ही हम नुक्ता लगा देंगे तो इसकी झनकार हो जाएगी, यानी इस वर्ण में क्या होगा? झनकार उत्पन्न होगी। तो अब क्योंकि ये हमारी वर्णमाला का तो हिस्सा है नहीं कि हम इनको नया वर्ण बनाएं, ये क्या थी? ये थी ध्वनियाँ जो बाहर से आई, तो इनको अलग से कैटेगरी बना के रख दिया गया, नवनिर्मित ध्वनियाँ। क्योंकि हमारी भाषा में दूसरी भाषा के शब्द शामिल हुए, हमने उनको देवनागरी में लिखना शुरू किया, इस वजह से अब लिखने के लिए हमें सही लेखन चाहिए, तो हमने नई ध्वनि इजाद कर ली जिसको हमने नाम दे दिया विदेश से आगत ध्वनियाँ या ग्रहित। ग्रहित का मतलब होता है ग्रहण की गई, तो इनको हमने ग्रहण कर लिया। तो ध्यान रखना, क, ख, ग और ज और फ, ये हमारे ऐसे हैं जिन पर हमने लगा दिया यहाँ पर नुक्ता, और ये बिल्कुल वैसे ही उच्चारित होने लगे जैसे ये अपनी भाषा में होते हैं। तो अब हम इसके नीचे नुक्ता लगा देते हैं, तो ये अब जिंदगी नहीं जिंदगी पढ़ी जाएगी। हमने गजल में लगा दिया तो ये गजल नहीं गजल पढ़ेंगे, और हमने ख्वाब में लगा दिया तो ये हमारा ख्वाब हो गया। बात समझ में आ गई? अब आपका सवाल ये होगा कि मैम ये बताओ, अगर हमने इन शब्दों के नीचे नुक्ता नहीं लगाया तो क्या हमारी वर्तनी गलत हो जाएगी? तो ध्यान दो, वर्तनी गलत हो सकती है एक पॉइंट पर। वैसे तो इसको हिंदी में नहीं ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जैसे अब ये जिंदगी बोलें या जिंदगी बोलें, जब वो हमारे स को ह बना सकते हैं तो हम उनके ज को ज भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ध्वनि है। आपको पता है इन्हीं लोगों ने बनाई ना, हम सिंध प्रदेश के थे, हमें हिंद प्रदेश बना दिया। तो वो कहाँ कैसे हुआ? इधर ही लोगों से जो ईरान इराक से आए, यानी अरबी फारसी वाले, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन अब मुद्दा आता है
कि वर्तनी शुद्ध है या अशुद्ध है ये निर्भर करेगा तब जब वही शब्द हिंदी या संस्कृत का भी हो और वही शब्द उर्दू का भी हो और उन दोनों के अर्थ अलग अलग हों। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शब्द आता है जरा और एक शब्द है जरा। अब अगर हम इसमें नुक्ता लगा दें यानी जरा ये हो गया उर्दू का शब्द और जरा ये हो गया संस्कृत या हिंदी का कहें। इसका अर्थ होता है तनिक या थोड़ा और इसका अर्थ होता है बुढ़ापा, वृद्ध अवस्था। तो क्योंकि ये शब्द है अब आपको इसमें नुक्ता लगाना ही पड़ेगा। अगर आपने कहा कि जरा एक गिलास पानी देना तो आप बोल रहे हैं मतलब थोड़ा एक गिलास पानी देना हम कहते हैं जैसे बोलने के लिए, तो वहाँ पे आपको जब ये जरा लिखना होगा तो आप जरा नहीं जरा लिखेंगे और यहाँ आपकी वर्तनी शुद्ध और अशुद्ध मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास हिंदी में एक शब्द है जिसका अर्थ है बुढ़ापा, तो इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट करने के लिए हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें जिंदगी या जिंदगी शब्द की तो हिंदी में इस नाम का कोई शब्द नहीं है और जब इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है तो हम इसको चाहे तो नुक्ते के साथ लिखें चाहे बिना नुक्ता के, तो इसकी वर्तनी शुद्ध या अशुद्ध नहीं मानी जाती। तो बात समझ में आ गई? अब दिमाग में कोई डाउट तो नहीं? चलो अब इसके बाद एक चीज और आपको बतानी है। जैसे एक शब्द के बारे में बताती हूँ। शब्द है हम। ये किस भाषा का शब्द है? उर्दू भाषा का है या हिंदी भाषा का है? यह शब्द दोनों भाषाओं में पाया जाता है। जब हम बात करते हैं मैं की, मैं जो हमारा उत्तम पुरुष है हिंदी भाषा के अंदर, इसका बहुवचन होता है हम, ठीक है। और ये हम शब्द उर्दू भाषा में भी पाया जाता है। ये एक उपसर्ग है उर्दू भाषा के अंदर जिसका अर्थ होता है साथ का, बराबर का। तो जैसे कहते हैं हम सफ़र, हम राज, हम वतन, इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो अपना साथ का, ठीक है, अपने से इसका अर्थ आता है। तो दोनों ये शब्द दोनों भाषाओं का है, ठीक है। तो इस तरह से वैसे तो एक शब्द हम दिखाया, इसके अलावा कोई और शब्द भी हो सकता है जो दोनों भाषाओं के मिलते हों, या कई बार ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता क्योंकि दोनों शब्द यहीं पे जन्म लिए हैं। उर्दू भाषा ने भी यहीं पे जन्म लिया है और हिंदी भाषा ने भी, तो इसलिए भी कई बार समझ में नहीं आता कि कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब उदाहरण में आपको क्या लिखना है, ये लिखिए जो लिखा है ना, जिंदगी गजल ख्वाब, ये आपको लिख लेना है। इसमें जरा लिख सकते हो, इसको फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। नुक्ता किसे कहते हैं? इसे तल बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। और एक यही इसी वाली चीज को तो मैं कह रही हूँ कि किताबों में स्पष्ट लिखा हुआ है, मैंने कोई अपने दिमाग से नहीं बनाई ये सारी चीजें, किताबों में स्पष्ट रूप से इसको लिखा हुआ है अगर कोई ध्यान से पढ़े तो। लेकिन फिर भी लोग बस ऊपर ऊपर से देखते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं और लिख देते हैं किताबें, कुछ भी उल्टा पुल्टा। खुदा अगर हम बोलेंगे खुदा तो वो खुदा बोलते हैं, हम खुदा कहते हैं। वही बात है ना, हम अपने वर्णों का प्रयोग करते हैं। जैसे उन्होंने कभी सिंध को सिंध कहना नहीं चाहा, हिंदी ही कहा, तो ऐसे ही हम भी जिद्दी हैं, ठीक है। अब आप जैसे बिहार के लोगों को देखेंगे, वो अंग्रेजी शब्द में भी वाह का प्रयोग कर देते हैं। अरे बिटवा, अरे मोहनवा, अरे सालूवा। किसी का नाम शालू हो तो शालू नहीं बोलेंगे, शालूवा। अरे पंकजवा, पंकजवा कह रहा था ना, ऐसे ही। तो ये क्या है, ये उनकी टोन है। तो वो अंग्रेजी में भी, अरे मान लो कोई अंग्रेजी का शब्द भी वो प्रयोग करेंगे तो उसमें भी वाह लगाएंगे वो, तो क्योंकि ये उनकी टोन है और कहते हैं उनकी मर्जी है। अब वही है, तो इसीलिए ठीक है, आप जो बोलो, जिंदगी बोलो या जिंदगी बोलो, खुदा बोलो या खुदा बोलो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, अरे वही तो कह रहे हैं, हमारी डिक्शनरी में ज है, ज नहीं है। लेकिन हम ठहरे, अब छोड़ दो,
हम ठहरे अतिथि देवो भव। सबसे ज्यादा नुकसान किया है इस बात ने, सबसे ज्यादा नुकसान। किसी और के लिए अतिथि देवो भव नहीं होता, हमारे लिए जो अतिथि कहेगा वही करेंगे। तो ये सारे अतिथि थे। अब देखो चांद पे चढ़ के नाच रहे हैं। फिर आगे देखो, अंग्रेजी ध्वनि और जिसे हम आगत ध्वनि, आगत स्वर के नाम से पहचानते हैं। तो अब आपको ये बात पता चला जो हमने अभी पढ़ा कि उसमें हमने उनको आगत व्यंजन क्यों कहा, क्योंकि वो नुक्ता हमने व्यंजन के ऊपर रखा, तो वो सारे व्यंजन थे, इसलिए उनको आगत व्यंजन कह दिया। अब यहाँ पर देखो कि बात आती है अंग्रेजी की। जब अंग्रेजी भाषा हमारी हिंदी भाषा में शामिल हुई तो हमने उच्चारण करना शुरू किया, और उच्चारण करने के साथ बहुत सारे शब्दों को हमने देवनागरी में लिखना शुरू किया। तो जब हम देवनागरी में लिखते हैं तो जैसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कॉलेज है, जैसे डॉक्टर है, या जॉन है, या जैसे कॉफ़ी बोलते हैं या डॉग बोलते हैं। तो इन सारे शब्दों को बोलने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी एक ध्वनि की। तो जैसे देखो शब्द था, अगर हम डॉक्टर लिख रहे थे, मतलब हमें डॉक्टर लिखना था, तो हमारे पास जो अ था तो आ इसके नज़दीक होता है, तो हमने ऐसे लिखा। तो इसका उच्चारण क्या होता है? डॉक्टर होता है। तो आपने देखा होगा गांव के क्षेत्र में डॉक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये सही ध्वनि तो थी नहीं, क्योंकि वो तो डॉक्टर बोल रहे हैं। तो फिर हमने दिमाग लगाने की कोशिश करी कि और कौन सा स्वर है हमारा जो इसको मदद कर सकता है बोलने में। तो ओ की ध्वनि हमारे पास यानी ओ के साथ है। तो जब हम इसके साथ बोलते हैं तो क्या हो जाता है? डॉक्टर हो जाता है, यानी अब और थोड़ा अलग ध्वनि चेंज हो जाती है। फिर हमने देखा हमारे पास और ध्वनि क्या है, तो औ है। तो जब हमने औ लगाया तो डॉक्टर हो गया, ये ध्वनि और ज़्यादा बिगड़ गई। तो हमें क्या चाहिए था? डॉक्टर चाहिए था। यानी हमारे पास जो हमारे 13 स्वर हैं, उन 13 स्वर में कोई ध्वनि ऐसी नहीं थी जो डॉक्टर, जॉन, कॉलेज, कॉफ़ी जैसे शब्दों को लिख पाए। तो हमारे विद्वानों ने मिलकर कहा कि इस ध्वनि के सबसे नज़दीक वाला जो स्वर है वो क्या है? आ। तो हमने आ पर अर्ध चांद लगाया और कहा कि अब ये जो स्वर यानी ये जो ध्वनि है, ये ध्वनि वही ध्वनि बोली जाएगी जो अंग्रेजी भाषा में बोली जा रही है। तो हमने इसके ऊपर यानी इसकी मात्रा फिर इस तरह से लगा ली, यानी क्योंकि हमने इसमें मात्रा का प्रयोग किया इस प्रकार से। तो जब मात्रा बनाया तो मतलब ये स्वर है हमारा। तो जब ये स्वर है तो इसलिए हमने इसको आगत स्वर की श्रेणी में रख दिया। अब ये वो ध्वनि है, हमने किसी वर्ण को नहीं लिया, हमने अपने ही वर्ण पर प्रैक्टिकल करके उसको बनाया है। अगर हम कहीं से कोई वर्ण उठाते, मान लो कि हम उनका ही वर्ण उठाते, क्योंकि डॉक्टर में जो ये ओ की ध्वनि है वही आती है, अगर हम इसी वर्ण को ऐसे उठाते तो हम कह सकते थे कि हमने नया वर्ण लिया है और हम उसको अपनी वर्णमाला में शामिल करते। लेकिन हमने वर्ण नहीं लिया, हमने क्या लिया? ध्वनि ली। तो जब ध्वनि ली तो हमने 52 वर्ण अपने वैसे के वैसे ही रहने दिए, और हमने अलग से एक श्रेणी बना के कि नवनिर्मित ध्वनि, उसमें हमने अपने वर्णों पर, तो ये हमारा अस्वर था, अस्वर के साथ हमने इसको ये ध्वनि दे दी। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया अर्धचांद, ठीक है। तो अर्धचांद, अब हम जैसे शब्द लिखेंगे, मान लो हमने लिखा डॉक्टर लिखा तो इस तरह से हो गया, अगर हमने डॉग लिखा तो ऐसे हो गया, हमने जॉन लिखा तो ऐसे हो गया, हमने कॉलेज लिखा तो हम इसे ऐसे लिखते हैं। अब इसका उच्चारण वही होगा जो अंग्रेजी भाषा में होता है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? हमने किसी को साइलेंट नहीं किया, हमने किसी को एक्स्ट्रा नहीं दिया, हमने जो सारी चीज़ थी वो बना ली, और ना ही इसमें कोई कन्फ्यूज़न कि हमें किसी शब्द के साथ कोई चीज़ रटनी पड़े, ठीक है। तो अब क्योंकि ये हमारे स्वर पर ही हमने ये प्रैक्टिकल किया था, तो इसलिए हमने इसका नाम आगत स्वर दे दिया। तो दो नामों से ये जाना जाता है, अंग्रेजी ध्वनि और आगत ध्वनि के नाम से। बात हाँ जी, क्या कह रहे हो? तो वो कौन, अंग्रेजी शब्द ही तो है ना, वो कोई हिंदी शब्द थोड़ी है। तो इसीलिए तो उसको लिखते हैं ना कौन, अर्धचांद के साथ। अब हमारे पास कौन शब्द एक है जिसका अर्थ है प्रश्न,
मतलब ये क्या है, प्रश्नवाचक। लेकिन हम कौन यानी जो कोने के लिए प्रयोग कर रहे हैं वो कौन, तो ये अंग्रेजी शब्द है, ये हिंदी शब्द नहीं है। हिंदी शब्द होता तो ये हिंदी की तरह लिखा होता है, अर्धचांद की नहीं। अब आप लोगों के पास एक बात तो आपको ना साफ पता चल गई, अगर किसी शब्द के नीचे रखा है नुक्ता तो समझ जाओ कि वो अरबी फारसी में से किसी एक भाषा का है, और अगर किसी शब्द के ऊपर लगा है ये अर्धचांद तो समझ जाओ कि ये अंग्रेजी का है। बस आपको पता ही है, क्योंकि दोनों इन भाषाओं के लिए बनाए गए हैं, स्पेशली इन्हीं भाषाओं के लिए बनाए गए हैं। तो ये चीज़ हमें पता चल गई, ठीक है, लिख लिया। अब इससे जितने भी प्रश्न आएंगे, किसी भी तरह का प्रश्न आए, किसी को कभी गलती होगी समझ लेना ध्यान से, ठीक। और एक काम और किया करो, सैटरडे संडे जो 2 दिन आपकी छुट्टी होती है ना, तो ये जो 5 दिन की क्लास होती है जो आपने लिखा है उसको एक बार बस पढ़ लिया करो 5 मिनट के लिए। तो हर सैटरडे संडे में अगर आपने ये काम कर लिया कि आपने पिछले 5 दिन में जो लिखा है उतना, बस उतना ही अगर आपने पढ़ लिया तो आपको दोबारा रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समझ गए ना, वो सारी चीज़ें आपको दोहरा जाएंगी। आगे देखो, अगला शब्द आता है द्वित व्यंजन। आपसे पूछ लिया जाता है निम्न में से द्वित व्यंजन किस शब्द में है, तो द्वित व्यंजन का मतलब क्या होता है। पंक्ति कहती है जब किसी शब्द में किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति लगातार होती है वहां द्वित व्यंजन होता है। इसका कहने का मतलब है, जैसे मान लो आपने शब्द लिखा है उच्चारण, अब ये उच्चारण शब्द दिया है तो इसमें आपको पता चलता है कि इसके अंदर द्वित व्यंजन है। मतलब कैसे, यहाँ पर ये च वर्ण है, ठीक है, उसके बाद हमारा ये च वर्ण यानी व्यंजन है, और इसके बाद ये स्वर अ है। तो ये एक ही व्यंजन 2 बार आया है, एक व्यंजन, समझ गए। जब एक व्यंजन लगातार 2 बार आता है और उसके बीच में स्वर नहीं होना चाहिए, अगर इसके बीच में स्वर आ गया तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है। जब स्वर नहीं होता इसके अंदर तो वो स्थिति क्या कहलाती है, द्वित व्यंजन कहलाती है, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो आप अगर शब्द लिखें खट्टा, तो खट्टा लिख रहे हैं, तो इसमें आप देखें तो ये क्या है आपका ट, फिर आपका ट, और फिर आ गया अ। तो यहाँ पर जो ये स्थिति आई तो ये दोनों एक ही हैं, तो यह स्थिति क्या कहलाएगी, द्वित व्यंजन कहलाएगी। जैसे हम शब्द लिखते हैं दिल्ली, तो आप यहाँ देख सकते हैं ल और ल और फिर इसके बाद ये ई, तो यहाँ लगातार दोनों व्यंजन आ रहे हैं, तो यह स्थिति क्या कहलाएगी, द्वित्व व्यंजन कहलाती है। उतार लो, ठीक है। इसी स्थिति को क्या कहते हैं, द्वित व्यंजन कहते हैं। अब आपके ऑप्शन में दिया होगा, अब इसमें एक चीज और बता देती हूँ आपको, अगर ऐसे लिखा हो जैसे सत्य लिखा है तो यहाँ पे आ गया त और ये आ गया य और ये आ गया अ, तो आप कहेंगे यहाँ भी तो लगातार व्यंजन आ रहे हैं। यहाँ लगातार व्यंजन हैं लेकिन एक व्यंजन की आवृत्ति नहीं है। यहाँ क्या कहा है, एक ही व्यंजन की आवृत्ति होनी चाहिए। अब जहाँ पर अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तो मैम इसको द्वित व्यंजन कहते हैं, तो फिर इसको क्या कहेंगे, जहाँ पर ये 2 व्यंजन आए तो इसको कहते हैं संयुक्त वर्ण फिर नाम से। इसके बारे में पढ़ेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लो बस, संयुक्त वर्ण कह देते हैं उसको। हाँ तुम बताओ, हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, हम स्वर, मैंने कहीं पे स्वर को शामिल किया है, मैंने स्वर को शामिल किया है क्या। हम बात कर रहे हैं एक ही व्यंजन की आवृत्ति जहां हो रही है जिस शब्द में, वो है शब्द क्या है, द्वित व्यंजन है उसमें। उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर आप उज्जवल लिख रहे हो तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उज्जवल में क्या दिया है। आपको इतना पता है ज और फिर ये ज, ये 2 वर्ण यानी एक वर्ण की आवृत्ति हो गई, बस यहीं पे हो गया आपका द्वित व्यंजन। समझ गए ना कैसे, इतना तुम्हारे दिमाग में इतना चेहरे पे इतना सस्पेंस रहता है, मुझे लगता है ये समझने के बाद भी हाँ नहीं ऐसे, मतलब मैं बताती हूँ मुझे क्या महसूस हो रहा है। हाँ मैम समझ तो आ गया, लेकिन ये व आ गया है, व के बाद फिर आ रहा है,
देख लो, कह रहे हाँ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसके बाद ये व आ गया और ये यहाँ पे इसका आ जाएगा। अब इसमें क्या है, ये वाली स्थिति यहाँ संयुक्त वर्ण बन जाएगी इसके साथ। क्या फर्क पड़ता है उससे? तितली में नहीं होगा, क्योंकि हाँ भित्ति में डबल त आ रहा है ना, आधा त और फिर त आ रहा है, बस। क्यों नहीं होगा? एक बात मैंने आपको बता दिया कि बस लगातार एक वर्ण 2 बार लिखा हो, उतनी ही स्थिति में क्या हो गया, द्वित्व व्यंजन हो गया। जी बिल्कुल, समझ गए ना? ठीक। इसके बाद देखो कारांत। अगला शब्द आता है हमारा कारांत। कारांत का मतलब क्या होता है? कारांत का मतलब होता है किसी वर्ण से उसका अंत होना ही। जिस वर्ण से, यानी जिस स्वर से उसका अंत हो रहा है, वही उसका कारांत कहलाएगा। एक बात याद रखो, याद नहीं रख सकते तो अपने शब्दों में लिख लेना। हिंदी भाषा, जब हमने हिंदी भाषा का व्याकरण बनाया तो हिंदी भाषा में एक बात कही जाती है कि हिंदी भाषा अंतिम वर्ण को पूर्ण कर देती है। मतलब अगर कोई स्वर नहीं होगा तो अस्वर जरूर होगा। कहाँ? शब्द के अंत में। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी किताब हैं, उनमें आज भी अर्थात के नीचे ये लगाया जाता है। तो यह स्थिति संस्कृत भाषा के शब्द के अंदर होती है, हिंदी भाषा के अंदर नहीं होती। हिंदी भाषा ने इसको पूरा कर दिया है कि हलंत हटा दो, क्योंकि अगर हम संस्कृत में जैसे अभी लिखा था, अगर हम वैसे बोलेंगे तो अर्थात तो जो है वो हमारे मुख में रह जाएगा, अर्थात ऐसे जल्दी से बोलना। लेकिन हम हिंदी में अब देखें तो हम उच्चारण क्या करते हैं, अर्थात। त का हम पूरा उच्चारण कर रहे हैं। जब हम त का पूरा उच्चारण कर रहे हैं तो इसके नीचे जो अ है हमारा, वो इसके साथ, उस पर भी हमें फोकस करना होगा। यानी इसका उच्चारण पूरा तभी हो सकता है जब इसके साथ अ स्वर होता है। ठीक है, तो इसलिए जब हिंदी भाषा में सबके अंत में स्वर जरूर लगा होता है तो फिर हमने कारांत शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। और कारांत का मतलब होता है जिस स्वर से उस शब्द का अंत हो रहा है वही उसका कारांत कहलाता है। कैसे? अब कारांत के आगे उस स्वर को लिख देंगे तो वो ही हो जाएगा। अगर अ है तो अकारांत, कर लो, मैं बाद में बता लूंगी, है ना। पहले आप अपनी बताओ, क्या कही तुम्हारी जिठानी ने, क्या चुगली करी है नंद ने, बता दो। तो ये बात तो मुझसे भी पूछ सकते हो बाद में कि पहले ही समझाओगे। हाँ, तो आपको ये नहीं पता, फिर मेरे पास आओगे कि कारांत क्या है, इसे समझा दो। जो नहीं समझ में आ रहा उसको मैंने कहा ना रफ कॉपी पे लिख लो। मानते हो नहीं, फिर बाद में आओगे। ये तुम्हें डर नहीं लगता ना मेरे गुस्से से? देखो, सबसे पहले शब्द से समझते हैं, फिर उसके बाद इसका नाम समझेंगे। जैसे मान लो आप लिख रहे हैं, आपने लिखा शब्द आम, या आम नहीं, फिर आप मुझे ही कंफ्यूज कर दोगे। शब्द लिखो जैसे कवि। अब आपसे अगर ये पूछा गया कि कवि में कौन सा कारांत है, तो कारांत का मतलब होता है अंतिम स्वर। तो अंतिम स्वर कैसे, अगर हम इसको पूरा तोड़ के भी लिखें तो क अ व ए, तो ये बताओ इसमें सबसे अंतिम वर्ण क्या है? ई। तो ये क्या कहलाएगा? इकारांत कहलाएगा, यानी ई से अंत होने वाला। समझ गए? इसी तरह से जैसे मान लो अगर हमने कहा मोहन, तो मोहन शब्द में सबसे अंतिम वर्ण क्या है? ये। और इसको अगर हम देखें तो इसमें व्यंजन है न और स्वर क्या है? अ। तो अंतिम स्वर क्या आ रहा है? अ। तो ये क्या कहलाएगा? आकारांत कहलाएगा, सॉरी अकारांत।
और अगर इसी तरह से अगर हमने शब्द लिखा रमा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये तो व्यंजन है और इसका स्वर क्या है आ, तो ये क्या हो गया आकारांत। समझ गए ना। इसी तरह से जैसे मान लो हमने शब्द लिखा राजू, तो ये क्या हो गया ऊकारांत हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है, यानी इस कारांत में यहाँ पर अ से लेकर औ तक या औ के साथ हम कहें अह तक भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसी का कारांत हो जाएगा, तो आ जाएगा। जैसे मान लो अब शब्द है हमारा अतः, तो अंत में क्या आ रहा है, ये त और ये हमारा अह, तो अहकारांत हो जाएगा। अब कैसे लिखेंगे, अह लिखकर कारांत लिख देंगे, या इसका नाम हो गया। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से जितने भी हमारे हिंदी के शब्द होंगे, उन सारे शब्दों में कोई ना कोई कारांत होगा, और जो स्वर होगा वही उसका कारांत होगा। अब ये आपको याद रखना है, लिख लो इन उदाहरणों को जो दिया है, ऐसे ही करके बना लो कि वह कौन सा कारांत है। तो अब अगर आपके सामने कोई भी शब्द लिखा जाए तो आप बता दोगे कि यह कौन सा कारांत है। अगर मैं कहूँ निकले, वह घर से निकले, तो क्या हो जाएगा एकारांत। ठीक है, इसी तरह से चलो उतार लो इसे। कौन सा कारांत है, ईकारांत। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको पहला वर्ण नहीं अंतिम वर्ण देखना है। कई बार छात्र ऐसे आ जाते हैं पूछने के लिए, वो जैसे आगे दिया हुआ है, मान लो ये आ लिख दिया, तो इसी को बोल देंगे कि आकारांत है। समझ गए, तो पहला नहीं अंतिम। ठीक है, अंतिम वर्ण आपको देखना है। इसकी जरूरत क्या है हमें पढ़ने की, तो आपकी परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न आता है इससे कि इनमें से इकारांत बताइए या उकारांत बताइए, या आपसे पूछ लेगा कि कोई शब्द देकर कि यह शब्द निम्न में से क्या है, और ऑप्शन में दिखा रहेगा एकारांत है, उकारांत है, एकारांत है, क्या होगा। तो वो कैसे भी पूछ सकता है। दूसरा इसका प्रयोग है कि यह जब हम पढ़ेंगे लिंग और वचन, तो वहाँ पर हमें नियम याद रखने होते हैं। तो वहाँ आता है कि यदि शब्द एकारांत हो, इकारांत हो, उकारांत हो तो पुल्लिंग होगा प्राय। यदि शब्द आकारांत हो, ईकारांत हो तो प्राय स्त्रीलिंग होगा। तो ये सारी चीज़, अब हमें कारांत नहीं पता होगा तो हम कैसे याद रखेंगे उस चीज़ को। ठीक है, लिख लिया आपने। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। हमारा एक टॉपिक इसमें रह गया है शब्दकोश में वर्णों का स्थान। ठीक है, उसे हम करेंगे कल की क्लास में। और इस वर्णमाला में अंत में कुछ प्रश्न दिए हैं आप लोगों को अभ्यास के लिए, दिए हैं ना। तो आज होमवर्क है आप लोगों का, करके देखिएगा। कोई ऐसा प्रश्न जो आपको समझ में ना आए तो फिर कल की क्लास में पूछना है। ठीक है, और अगर पूरी क्लास में किसी को कोई डाउट रह गया है तो वो कल ही समझेंगे हम उसको। ठीक है, कल की क्लास में, कल लास्ट क्लास है हमारी वर्णमाला की। शब्दावली ऐसे करा दें, मैंने लोगों से करवाया था एक बार, क्लास खाली हो गई थी मेरी, भूला भी था। इसमें भी